आज है डे 10 हमारा। और कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। जैसे कि हमने अपने डे 9 में कवर कर लिया था मॉडर्निज्म। जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें बस मैं एक टेबल दिखाती हूँ और उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो वो ये है एक गोल्डन टेबल, जिससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ आपको पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं दिखा, कोई बात नहीं, मैं दिखाती हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो 50 डेज़ की जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम हर एक चीज़ को, हर एक पीरियड को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं डे वाइज। तो आप जानना चाहेंगे हम कहाँ पहुँचे हैं? हम पहुँच गए हैं पोस्ट मॉडर्निज्म पे। हम डे 10 पे हैं और अपनी एक साइकिल जो 50 दिन की 10 दिन वाली एक साइकिल है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके साथ हमारा ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट हो रहा है। और इसके साथ ही आपको मिलेगा एक बोनस लेक्चर इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, एलिजाबेथन इंग्लिश, न्यू क्लासिकल, मेटाफिजिकल या कैवेलियर पोइट्स, रोमांटिक, विक्टोरियन, ये सब कर लिया हमने। हाँ, हमने सब कर लिया। अगर आपने नहीं किया तो आपको कंसिस्टेंट रह के करने की ज़रूरत है, बट हमने आपको सब कराया है। ठीक है, और बहुत अच्छे से कराया है, कोई जल्दबाजी में नहीं, बहुत इत्मीनान से कराया है। आ रही है बात समझ में? चलो, मॉडर्निज्म हमने कल किया था अपने डे 8 में, और इनका जो और गोल्डन चीज़ें थी वो हमने डे 9 में कर ली थी। बट आज हम करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, विच कवर्स द एरिया ऑफ 1945 टू प्रेजेंट, जहाँ पे एवरी ट्रूथ इज़ अ स्टोरी। और हर चीज़ पे क्वेश्चन करने की जैसे आपकी आदत है, वही इस चीज़ में हो रहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पीरियड में हो रहा है। सब क्या कर रहे हैं? हर चीज़ पर सवालात कर रहे हैं। आप भी सवालात कर रहे होंगे, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इससे ये आएगा क्या, यही जो आप पढ़ा रही हैं यही आएगा क्या? हाँ बेटा, यही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो कंटेंट बनाया गया है ये बहुत ही PYQ फोकस्ड कंटेंट है, और ये दावा कर रहे हैं कि आपको यही कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे PYQs में। और आप चिंता मत करिए, 50 दिन की मैराथन में आप सोचेंगे हम PYQs कहाँ से करिए, हम प्रैक्टिस कहाँ से करिए। 50 दिन की मैराथन को सोच के करी होगी ना। मैराथन कह रहे हैं, मास्टर सीरीज को सोच के की होगी ना। क्या सोच के की है? यही सोच के की है कि पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर हम आपको PYQs कराएंगे, फिर रिवीजन कराएंगे। ये सारी चीज़ें हम साइमल्टेनियसली कराते जाएंगे। अब बिना किसी बात के आज हम समझते हैं कि जो हम पेपर 2 में मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ने वाले हैं, इसका 1 शॉट लेक्चर आज लेके ब्रिटिश लिटरेचर को टाटा बाय बाय करते हैं। ऐसे नहीं, बोनस लेक्चर के साथ। बोनस लेक्चर में आपको क्या मिल रहा है? पूरा 10 दिन का 1 शॉट रिवीजन आपको बोनस लेक्चर में मिल रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 का, दोनों का। जिन बच्चों को नहीं पता, हम पेपर 1 भी कवर करते हैं। आई समझ? चलो, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अपने दिमाग को ये समझाते हैं पहले कि वेयर पोस्ट मॉडर्निज्म फिट, कि पोस्ट मॉडर्निज्म आता कहाँ है। अब वो टेबल जैसे मैं आपको दिखाई, आपके दिमाग में फ़िट हो गया होगा। फिर भी जिन बच्चों के दिमाग में फ़िट नहीं हो पाया, उनके दिमाग में फ़िट करने के लिए मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि रियलिज्म से हम मॉडर्निज्म की तरफ आए थे, है ना। और मॉडर्निज्म में जो क्राइसिस शुरू हुई थी, उससे हम कहाँ पहुँच गए थे? पोस्ट मॉडर्निज्म पे। और इसका रिएक्शन क्या आया एज अ रिज़ल्ट, जहाँ पे ग्रैंड नैरेटिव्स को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, अब एक कन्फ्यूज़न आपका पहले दूर कर देती हूँ। क्या कन्फ्यूज़न में दूर करती हूँ? अच्छा पहले बताओ कौन से कलर से पढ़ोगे? पेपर 1 में तो मैंने आपको ग्रीन कलर से पढ़ा है। अब आप कौन से कलर से पढ़ना पसंद करेंगे? लाइट ब्लू? चलो लाइट ब्लू पढ़ा देते हैं। चलो ठीक। मॉडर्निज्म बोलते थे कि ट्रेडिशन इज़ ब्रोकन, लेट्स रीबिल्ड। जो मॉडर्निज्म लोग थे उनका कहना था, जो मॉडर्निज्म राइटर थे उनका कहना था कि ट्रेडिशन जो ब्रोकन है, जो जहाँ पे गैप्स हैं, उसको रीबिल्ड कर देते हैं। बट पोस्ट मॉडर्निज्म जो कहते हैं, वो कहते हैं देयर इज़ नथिंग टू रीबिल्ड, ऑल ग्रैंड रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट्स आर सस्पेक्ट। समझे? इट डज नॉट ट्राई टू फिक्स फ्रेगमेंटेशन, इट सेलिब्रेट्स इट। जैसे आजकल हम लोग हर चीज़ को एस्थेटिक मान लेते हैं। कोई टूटा बंगला है, उसको हम एस्थेटिक मान ले रहे हैं। समझ रहे हो? एस्थेटिक मतलब आप हर चीज़ में वो एस्थेटिक निकाल ले रहे हो कि हाँ, इसको इस एंगल से खींचेंगे तो ये एस्थेटिक लगेगा। समझ रहे हो? तो उनका कहना है कि हर चीज़ को रिबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ग्रैंड रिबिल्डिंग प्रोजेक्ट्स आर सस्पेक्ट, इट डज नॉट ट्राई टू फिक्स फ्रेगमेंटेशन, इट सेलिब्रेट्स इट। आ गया समझ में कहाँ पे फिट हो रहा है? कन्फ्यूज़न दूर हो गया? चलो और आगे बात करेंगे, और भी आएगा, और भी समझ में आएगा। चिंता मत करो, अभी तो शुरुआत है।
पोस्ट मॉडर्निज्म ग्रू आउट ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड डिसइल्यूजनमेंट। अब जिन बच्चों को नहीं मालूम है, जो नए हैं बिल्कुल, पहली बात, अगर आप हमारे यहाँ दावत खाने आ ही गए हैं तो कृपया करके बेल आइकन तो बाद की बात है, पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक। फिर आप ढूंढते रह जाओ, वो द डोज यू नीड करके कुछ था जो मिला नहीं, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। काम की बात ये बता रही हूँ कि कथा सुनने नहीं आए हो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और जो जो कीवर्ड्स बदलते जाएँ वो नोट डाउन करते रहो, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। जब आपको केवल कीवर्ड्स ही रिवाइज करने होंगे और आप जब PYQs करने बैठोगे और उन कीवर्ड्स को देखोगे तो तुम कहोगे कि वाह यार मैम आपने क्या पढ़ा दिया, यही कीवर्ड्स तो आपने पढ़ाए थे और यही तो PYQs में दिख रहे हैं। समझ लो, वही सारी बातें हम कर रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहाँ से आया था? पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड डिसइल्यूजनमेंट से आया था। इफ़ मॉडर्निज्म वॉज रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट chaos, पोस्ट मॉडर्निज्म इज a response to Holocaust, the Cold War, capitalist mass culture, the failure of grand ideologies like Marxism, liberalism, religion to deliver any stable truth। अब आपको ये सारी जितनी ग्रैंड आइडियोलॉजीज़ हैं वो आपको नई लग सकती हैं। इनफैक्ट अगर आप फाउंडेशन सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहे होंगे तो आपको ये नई नहीं लग रही होंगी। फाउंडेशन मतलब आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, बट इट्स जस्ट एंड एक बात और बता दूँ, ये कोई ऐसा प्रमोशनल चीज़ नहीं है, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि फाउंडेशन सीरीज़ हमारे कराने का मतलब ही यही था कि हम आपको पूरी कनेक्टिविटी समझा पाएँ। इन केस मैं आपको दिखा देती हूँ, रुक जाओ, ये देख रहे हो, इसमें जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, देख लो मैम तुम्हारी मेहनत कर रही हैं तब भी तुम लोग कुछ करवा नहीं रहे हो। इसमें जब आप इस वाली सीरीज़ में जाओगे, ये देखो, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट कनेक्टिविटी करा रही हूँ, कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे चीज़ें हुई। ये अगर मैं आपको सॉरी जस्ट अ मिनट, इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ मैं। ये देखो, पेपर 1 पेपर 2 की चल रही है, ये जो फाउंडेशन वाली है, UGC नेट इंग्लिश 2026 कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज़। इसमें जब आप व्यू प्लेलिस्ट पे जाएंगे, व्यू फुल प्लेलिस्ट, तो आपको दिखेगी जहाँ आपको कंप्लीट कनेक्टिविटी दिखाई गई है। लिंग्विस्टिक्स, ये क्रिटिसिज्म की जो भी हैं, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कनेक्टिविटी दिखाई गई थी। और पेपर 1 भी था। क्यों दिखाई गई थी? अगेन आई एम सेइंग कि ये प्रमोशन नहीं है जिसको आप स्किप करना चाह रहे हो। ये वो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये पढ़ के आ रहे हैं तो आपको इसमें आसानी होगी। आपको तो वो कंटेंट दिख जा रहा है जो आपको अगले उसमें मिलना है। चलो इसमें बताती हूँ मैं। तो मैं ये बात कह रही थी, मैं कह रही थी कि जो ये चीज़ें हैं, लाइक आपको नहीं समझ में आए, ग्रैंड आइडियोलॉजीज़ है ना, ये सारी चीज़ें, तो ये इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मार्क्सिज्म की। अब वो आप पढ़ के नहीं आए हो, है ना, कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं, निराश मत हो, मैं अभी आगे पढ़ा दूँगी, सब पढ़ा दूँगी, दोबारा पढ़ा दूँगी, मैं तो बैठी हूँ पढ़ाने के लिए। तो इतना समझ लो, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रिस्पॉन्स में क्या था? मॉडर्निज्म। वैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के रिस्पॉन्स में क्या है? डिसइल्यूजनमेंट के रिस्पॉन्स में क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म। जिसमें और क्या क्या चीज़ों के रिस्पॉन्स में? होलोकॉस्ट, द कोल्ड वॉर, द कैपिटलिज्म मास कल्चर एंड द फेलियर ऑफ ग्रैंड आइडियोलॉजीज। अब वो किस किस की हैं वो बाद में बात करेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि कोर 8 आइडियाज़ क्या हैं। 8 आइडियाज़ क्या हैं? पहला है रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, मेटा नैरेटिव्स। ये कौन कह रहा है? लियोटार्ड। ठीक, इनका कहना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म को एज इनक्रेडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। इसका क्या मतलब है कि द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो 1979 की है, उसमें वो बता रहे हैं कि हम को ग्रैंड नैरेटिव्स रिजेक्ट कर देने चाहिए, मेटा नैरेटिव्स रिजेक्ट कर देने चाहिए। क्यों? ग्रैंड नैरेटिव्स यानी कि जो बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ क्लेम कर रही हैं, लाइक मार्क्सिज्म, क्रिश्चियनिटी, एनलाइटमेंट, रीजन, प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं, जो बड़ी बड़ी स्टोरीज़ जो यूनिवर्सल ट्रुथ को क्लेम कर रही हैं, उनको रिजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो कह रहे हैं कि नन ऑफ दीज कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। कोई एक थ्योरी हर चीज़ नहीं समझा रही है, कोई, समझ रहे हो? एवरी ट्रूथ इज़ लोकल, पार्शियल एंड कंस्ट्रक्टेड। थिंक ऑफ इट लाइक इट इज, आप समझ सकते हो, इंस्टेड ऑफ वन बिग गूगल मैप ऑफ ट्रूथ, एवरी वन हैज़ देयर ओन
हैंड ड्रॉन मैप। आ गया समझ में? क्या कि एक बड़ा सा गूगल मैप ऑफ ट्रुथ लेने से अच्छा है कि जो लेने से अच्छा वाली बात नहीं है, बात ये है कि सबके पास अपना अपना हैंड ड्रॉन मैप भी है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी सच्चाई है, सबके अपने अपने झूठ है, ठीक है। तो कोई ऐसी थ्योरी है ही नहीं जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाए। तो रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स पहली बात होगी। दूसरी हो गई इंटरटेक्चुअलिटी। इंटरटेक्चुअलिटी टर्म किसने लिया है? जूलिया क्रिस्टेवा। ड्राइंग ऑन वक्तिन। सब बताऊंगी, चिंता मत करो। इनमें लियोटार्ड याद रखना, रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, ये जो की फिगर्स हैं इनको याद रखना। मैं हाईलाइट क्यों कर रही हूँ रुक रुक के? इसलिए क्योंकि आपको याद आ जाए कि आपको कॉपी में लिखना था। इंटरटेक्चुअलिटी में क्या है? टर्म बाय जूलिया क्रिस्टेवा। एवरी टेक्स्ट इज़ अ मोसेक ऑफ अदर टेक्स्ट। इनका वही वाला कहना था कि हर टेक्स्ट कहीं ना कहीं से इंटरलेक्ट है, इंटरटेक्चुअलिटी है। नो टेक्स्ट इज़ ओरिजिनल, इट मेड ऑफ रेफरेंसेस, इकोज एंड कोटेशन ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट। जैसे कि अगर हम बात करें टी एस इलियट का द वेस्टलैंड, जो मैंने आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ाया था और कुछ होमवर्क भी दिया था, हुआ कि नहीं बताओ? इज़ डीपली इंटरटेक्चुअल। वो डीपली इंटरटेक्चुअल क्यों है? बट इलियट स्टिल बिलीव्ड इन लिटरेरी ट्रेडिशन। वो इतना इंटरटेक्चुअल है, फिर भी इलियट जो है वो लिटरेरी ट्रेडिशन में बिलीव कर रहे हैं। पोस्ट मॉडर्न इंटरटेक्चुअलिटी इज़ मोर प्लेफुल एंड एनार्किक। रश्दीज का जो मिडनाइट चिल्ड्रन है उस वो इंटरटेक्चुअलिटी को यूज़ कर रहा है टू पैरोडी बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न ट्रेडिशंस साइमल्टेनियसली। आ गया समझ में? मिडनाइट चिल्ड्रन अगर नहीं पढ़ा है सलमान रश्दी का तो पढ़ लेना, इंतज़ार मत करना कि मैं 50 बार कहूँगी तब पढ़ोगे। होमवर्क नोट करो, साइड में एक टेबल बनाओ, मतलब लाइन खींचो और होमवर्क लिखो। उसमें तुमको क्या क्या पढ़ना है? मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ना है। आई, और अभी तक वेस्टलैंड नहीं पढ़ा तो वेस्टलैंड भी लिख लो, वेस्टलैंड भी पढ़ना है टी एस इलियट का। तीसरी बात आती है, 8 में से 2 चीज़ें आ गई समझ में। तीसरी बात हमारी आई है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन क्या है? फिक्शन अबाउट फिक्शन, मतलब फिक्शन का भी फिक्शन बना दो, समझ रहे हो? द टेक्स्ट ड्रॉज अटेंशन टू इट्स ओन फिक्शनैलिटी। The text draws attention to its own fictionality. The narrator winks and the reader says, I am a novel. Remember? मतलब कोई ऐसी बात कह देना जिसमें तुमको याद आ जाए कि अरे ये तो फिक्शन है, समझे? आई एम अ नॉवल, रिमेंबर। दिस ब्रेक्स द फोर्थ वॉल ऑफ फिक्शन। ये चौथी दीवार जो है फिक्शन की उसको तोड़ देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए बताती हूँ, जॉन फाउल्स का जो इन द फ्रेंच लिफ्टिनेंट वुमेन्स ऑफर्स द रीडर टू डिफरेंट एंडिंग्स एंड से चूज। इसमें जो जॉन फाउल्स का जो वर्क है ऑन द फ्रेंच लिफ्टिनेंट वुमेन, इसमें रीडर के लिए 2 एंडिंग्स दी जाती हैं और कह दिया जाता है चूज। दिस ड्रॉयज द इल्यूजन ऑफ फिक्स्ड अथॉरिटेटिव नैरेटिव। और ये क्या करता है? ये जो एक इल्यूजन रहता है कि जो राइटर ने एंडिंग लिख दी वही एंडिंग है, उसके अलावा कुछ एंडिंग हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो? इस ट्रुथ को तोड़ती है। और इस ट्रुथ को तोड़ने के बाद क्या बात आती है? पोस्ट मॉडर्निज्म की, समझ रहे हो? ये की आइडियाज़ हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के कि इनके बेसिस पे, इनका बेस स्ट्रक्चर है ये। दूसरा, पेस्टिस वर्सेस पैरोडी, ये क्या है जानते हैं? फ्रेडरिक जेम्सन डिस्टिंग्विश्ड दीज टू। इनका मतलब क्या क्या है आओ जाने। पैरोडी का मतलब होता है इमिटेट्स स्टाइल विद क्रिटिकल इंटेंट, मतलब मॉकिंग द ओरिजिनल। किसी चीज स्टाइल को इमिटेट करना एक क्रिटिकल इंटेंट के साथ। बल्कि पेस्टिश क्या होता है? इमिटेट स्टाइल विद नो क्रिटिकल इंटेंट, जस्ट बोरोइंग स्टाइल्स इन एन एम्प्टी डेप्थलेस वे। कोई ऐसे ही बस, मतलब आपका सरफेस लेवल पे कोई चीज़ बस इमिटेट कर दिया, कोई स्टाइल इमिटेट कर दिया, मगर कोई क्रिटिकल इंटेंट नहीं है। बट पैरोडी में क्या है? एक क्रिटिकल इंटेंट है। क्रिटिकल मतलब आपके दिल, ऐसा दिली इंटेंट है कि हाँ ऐसा, इस इंटेंट के साथ हम काम कर रहे हैं, समझ लो। पेस्टिस इज लाइक आपने नॉर्मली कोई स्टाइल इमिटेट कर दिया इन अ एम्प्टी डेप्थलेस वे। जेम्सन्स कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म यूजेस पेस्टिस बिकॉज देयर इज़ नथिंग न्यू लेफ्ट टू से। ये पोस्ट मॉडर्न क्या यूज़ कर रहे हैं? पेस्टिस, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इंटरटेक्चुअलिटी है, इतने ग्रैंड नैरेटिव्स हैं, इतने क्या कहते हैं मेटाफिक्शन है, सारी चीज़ें हैं, तो अब कुछ बचा नहीं है कहने को। जैसे आप लोगों की हालत है कि अब जो है सो है, अब कुछ बचा नहीं है कहने को, अब बस वही ये कह रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? हम अभी 1945 के बाद से प्रेजेंट तक का टाइम पढ़ रहे हैं ना,
तो वही चीज़ें, ओनली रिसाइकलिंग ओल्ड स्टाइल्स, हम केवल पुराने जितने स्टाइल हैं उनको रिसाइकल कर रहे हैं और कुछ नया बचा नहीं है कहने को, हम बस इमिटेट कर रहे हैं एक सरफेस डेप्थलेस वे में, समझ रहे हो? दैट इज पेस्टिज. This is difference between Austen's parody of Gothic novels that is critical versus a postmodern novel that just stitches genres together playfully. आ गया समझ में? तीसरा जो हमारे पास है सिमलैक्रा एंड हाइपर रियलिटी, जो आपको याद रखना है, ये इसलिए याद रखना है, ये वॉडलार्ड का मोस्ट फेमस आइडिया था सिमलैक्रा एंड सिमुलेशन 1981 का, जो बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद ज़रूर रखना. इन पोस्ट मॉडर्न कल्चर द कॉपी रिप्लेसेस, पोस्ट मॉडर्न कल्चर में क्या होने लगा, तो कॉपी रिप्लेसेस द ओरिजिनल, जो कॉपी है वो रिप्लेस करने लगी ओरिजिनल को, एंड इवेंचुअली देयर इज़ नो ओरिजिनल एट ऑल. इजी एग्जांपल आपके लिए ये लाया गया है कि डिज्नीलैंड इज डिज़ाइन टू लुक मोर रियल देन द रियल अमेरिका. आगे समझ में? मतलब कोई चीज़ ऐसी बना देना जो आपको ज़्यादा रियलिटी दिखने लगे, बल्कि वो हो कॉपी, समझ रहे हो? इंस्टाग्राम फिल्टर्स लुक बेटर देन एक्चुअल फेसेस, तो वो हम अब रियलिटी का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, हम वही उसी सिमुलेशंस में पहुंच गए हैं कि भाई फिल्टर लगा लो, भाई फिल्टर लगा लो, समझ रहे हो? तो मैं प्रोसीड्स द टेरिटरी, दिस इज़ हाइपर रियलिटी. इसको क्या कह रहे हैं? हाइपर रियलिटी. आ गया समझ में? इतनी अच्छी भाषा में, इतनी आसान भाषा में, इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ चीज़ें समझा रही हो, कैसे नहीं समझ आ रहा होगा बताओ ज़रा. और फिर कमी निकालने वाले तो कभी भी कहीं पे भी कमी निकाल सकते हैं, हम आपके में कमी निकाल सकते हैं, आप हमारे में कमी निकाल सकते हैं, इंसान का काम ही वही हो जाता है ना. चलो, अप्रिशिएट तो आप कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, बताइए कैसे कर रहे हैं. चलिए छठी बात देखते हैं. छठी बात ये है कि डीसेंटरिंग द सब्जेक्ट. डीसेंटरिंग द सब्जेक्ट, जैसे कि हम एनलाइटमेंट एज में देख रहे थे कि वो हमें एक स्टेबल रेशनल सेल्फ दे रहे थे, बट पोस्ट मॉडर्निज्म जो इन्फ्लुएंस हुए डेरिडा, फुकोल्ट और लेकन से, आर्ग्यू करते हैं कि सेल्फ इज फ्रेगमेंटेड कंस्ट्रक्ट, नॉट यूनिफाइड, नॉट फिक्स, नॉट द ऑथर ऑफ इट्स ओन मीनिंग. The death of the author by Roland Barthes in 1968 is a part of this. Meaning is made by readers, not the authors. There is no stable intended meaning to hunt for. डिसेंटरिंग द सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जैसे कि डेथ ऑफ द ऑथर एक राइटर रोलैंड बार्ट्स का वर्क है, और उनका कहना है कि कोई चीज़ पहले से फिक्स नहीं है. जैसे एनलाइटमेंट एज एक बहुत स्टेबल मीनिंग दे रहा था, रेशनल सेल्फ की बात हो रही थी, बट पोस्ट मॉडर्निज्म में आते आते क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि सेल्फ जो है वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड कंस्ट्रक्ट है, मतलब कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है, कोई यूनिफाइड चीज़ नहीं है ना. और जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ वही मतलब नहीं निकल रहा है जो ऑथर कहना चाह रहा है, ठीक है. तो इनका कहना था कि मीनिंग इज़ मेड बाय रीडर्स नॉट ऑथर्स. आ गया समझ में? सातवीं बात अगर हम करें मैजिक रियलिज्म की, तो एज अ पोस्ट मॉडर्न मोड, तो हम जानेंगे कि मैजिक रियलिज्म ब्लेंड्स द मैजिकल एंड द रियलिस्टिक इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वे, जहाँ पे नो कैरेक्टर इज शॉक्ड व्हेन द मिरेकुलस हैपन. मैजिक रियलिज्म जो हम पोस्ट मॉडर्निज्म में देखेंगे, जो इसका की आइडिया है, इसमें हम जानेंगे कि मैजिक रियलिज्म एक ऐसी आप टेक्निक समझ सकते हैं जिसमें मैजिकल और रियलिस्टिक चीज़ को ऐसे मिला दिया जाता है कि कोई भी कैरेक्टर ऐसे वो नहीं होगा, कोई चीज़ हो भी जाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे शॉक नहीं लगेगा, ठीक. दिस चैलेंजेस द वेस्टर्न रियलिज्म क्लेम टू बी द ओनली वैलिड वे टू रिप्रेजेंट रियलिटी. जो वेस्टर्न रियलिज्म था उनका कहना था कि उनका मानना था कि वेस्टर्न रियलिज्म का मानना था कि केवल एक ही वैलिड तरीका हो सकता है रियलिटी को रिप्रेजेंट करने का, बट मैजिक रियलिज्म कहता है नहीं, ये मैटर ऑफ फैक्ट वे की बात है. इसके की ऑथर जो आपको याद रखने हैं वो है हमारे पास गैब्रियल गार्सिया मार्केस कोलंबिया, सलमान रशीदी जो इंडिया और यूके राइटर हैं, गुंटर ग्रास, एंजेला कार्टर, और इनका कहना है नॉट ऑल मैजिक रियलिज्म इज़ अ पोस्ट मॉडर्न, बट यूजीसी के कॉन्सेप्ट में आप इसका लिंक समझ सकते हैं. जितनी बातें हैं भाई मैं तो आपको लिख के बता दे रही हूँ, कोई मजाक नहीं है. प्लेफुलनेस, आयरनी एंड सेल्फ रिफरेंशिएबिलिटी, ये आठवां की पॉइंट है जो आपको जानने की ज़रूरत है, और इसके साथ हम पोस्ट मॉडर्निज्म के 8 की आइडियाज़ जान रहे हैं.
प्लेफुलनेस, आयरनी और सेल्फ रेफरेंशियबिलिटी क्या है, ये आओ जाने। पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट आर डेलिबरेटली प्लेफुल, आयरनिक एंड नॉन सीरियस। पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट जो हैं वो प्लेफुल हैं, आयरनिक भी हैं और नॉन सीरियस हैं। जैसे कि आजकल लोग कह रहे हैं जेन ज़ी आर नॉट दैट मच सीरियस, समझ रहे हो। आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम नॉट मेकिंग लाइक आपको कोई एनालॉजी नहीं बैठा रही हूँ मैं बात बता रही हूँ जिससे आपको चीज़ दिमाग में बैठ जाए, है ना। दे रिफ्यूज़ टू टेक देमसेल्फ सीरियसली एज बियरर्स ऑफ ट्रुथ। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इटैलो कैल्विनोस, इफ़ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रेवलर एड्रेसेस यू मतलब द रीडर को थ्रो आउट मेकिंग द रीडर अ करेक्टर। दिस इज़ अ रेडिकल सेल्फ रेफरेंशियबिलिटी, टेक्स्ट नोज इट्स अ टेक्स्ट। इसके बारे में अभी मैं और डिटेल में बात करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब पहले आप ये जान लो कि हर एक का अपना अपना आइडिया क्या था। हर एक की थिंकर, उसका एक वर्क और उसके वर्क के साथ उसका की आइडिया क्या था। एक लाइन में हम उसका आइडिया डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लियोटार्ड की बात कर रहे हैं तो जो हम ने सबसे पहले पढ़े, अभी देखो अभी भूल गए, अभी पढ़ा है अभी भूल गए यार, दिस इज़ नॉट गुड, ऐसा थोड़ी होता है यार, है ना। अभी पढ़ाया मैंने, देखो लियोटार्ड यहीं तो पढ़ा है, रिजेक्शन ऑफ ग्रांड नैरेटिव्स। अब आपको ब्लू ब्लू दिख नहीं रहा है मैम, तो अब देख लो, अब दिख रहा है, दिखा मेटा नैरेटिव्स, इन्हीं की बात कर रहे थे हम। वो ऐसे ऐसे हाथ करते हैं ना तो ज़्यादा थक जाता है, ठीक है, क्योंकि 5-10 मिनट तो पकड़ना नहीं है, इसलिए। चलो, की थिंकर्स की अगर मैं बात करूँ जिस वर्क और एक लाइन में आइडिया अगर हम डिस्कस करें तो ये है कि लियोटार्ड जो हमारे नेशनलिटी रखते हैं फ्रेंच की, इनका जो की वर्क है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 का, इसमें ये इनका सेंट्रल पोस्ट मॉडर्न आइडिया क्या है ये आओ देखते हैं। इनका कहना है इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। देखो मेटा नैरेटिव्स आ गया, अब बस समझो लियोटार्ड। Incredulity towards meta-narratives, there is no single truth। यहीं मैं अगर जीन बॉड्रिलार्ड की बात करूं जो अगेन फ्रेंच नेशनैलिटी रख रहे हैं, इनका जो सिमेट्रिका एंड सिमुलेशन है, इसमें हम बात कर रहे थे कि रियलिटी रिप्लेस्ड बाय कॉपीज, हाइपर रियलिटी। अभी वही तो है जो पढ़ाया है मैंने, वही तो है, बताओ कठिन है ये, नहीं ना। फ्रेडरिक जेम्सन जो अमेरिकन की नेशनैलिटी रखते हैं और पोस्ट मॉडर्न है, इसमें इनका 1991 का की वर्क है। ये कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म है और पेस्टिस ओवर पैरोडी, ये बात हमने डिस्कस की। एक में हम सीरियसली क्रिटिकल इंटेंट के साथ हम कर रहे हैं, दैट इज़ पैरोडी, इमिटेट कर रहे हैं, दैट इज़ पैरोडी, और डेप्थलेस मैनर में या फिर एम्प्टी मैनर में अगर हम कर रहे हैं, दैट इज़ पेस्टिस। जैक्स डेरिडा जो अगेन इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंच एलेग्रियन है, इनका जो ऑफ ग्रामेटोलॉजी है जो आपको याद रखना है, इसमें ये बात कर रहे हैं डेरिडा से, याद रखो डिकंस्ट्रक्शन। इनका कहना है कि कोई भी फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, केवल डिफरेंस है, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगी, आगे आओ। आगे माइकल फुकॉल्ट जो फ्रेंच हैं और इनका जो की वर्क है डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 का, इसमें इनका कहना है पावर क्रिएट्स नॉलेज, डिस्कोर्स शेप्स ट्रुथ। ये मतलब दिस कंटेंट इज़ लाइक कि आपको दवा की पुड़िया मिल जा रही है, इट्स द डोज यू नीड एक्चुअली, कि आपको इतना समराइज्ड वे में, इतना आपको थ्योरी नहीं दी जा रही है कि आपको बहुत 50-50 लाइनों की थ्योरी दी जाए, आपको बहुत एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें लगा के दी जा रही हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ एवरीथिंग दैट कैन बी पॉसिबल फॉर यू, है ना। जितना भी हम इंटरेक्टिव वे में कर सकते हैं। पता नहीं, एक तो बोलते बोलते मुझे क्या हो जाता है, मैं कोई बात नहीं। चलो, रोलैंड बार्थ्स, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मेरे को वो चाहिए ग्लूकोज, 1 मिनट रुको। चलो, माइकल फुकॉल्ट जिनकी हमने बात कर ली कि पावर क्रिएट्स नॉलेज, डिस्कोर्स शेप्स ट्रुथ, इनका जो कीवर्ड है वो है डिसिप्लिन एंड पनिश। आ गया समझ में। इन सब के बारे में हम बात भी कर रहे होंगे, अभी पहले आप की आइडियाज़ जान लो, इतना वो मत हो, इम्पेशेंट मत हो, हम सारी चीज़ें लेके आए हैं, कराएंगे हम, आप ही को तो पढ़ाने आए हैं। रोलैंड बार्थ्स एक फ्रेंच नेशनैलिटी के
राइटर जिनका की वर्क है डेथ ऑफ द ऑथर, जो अगेन द इम्पॉर्टेंट है, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना है। इसमें इनका कहना है कि जो ऑथर का इंटेंशन है वो मीनिंग से इंटरकनेक्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब रीडर क्रिएट्स द मीनिंग। डेथ ऑफ द ऑथर का मैं बता दूं, उनका कहना है कि एक चीज़ लिखने के बाद, पब्लिश करने के बाद ऑथर की डेथ हो जाती है और रीडर का बर्थ हो जाता है। तो अब उसका जो भी मीनिंग है, जो भी सिग्निफिकेंस है, वो जो रीडर है वो अपने आप इंटरप्रेट करे, अपने आप क्रिएट करे। ये नहीं कि उसको ऑथर की लाइफ से जोड़े या कुछ इंटेंशन जोड़े, वो कुछ नहीं, समझे। Then we have Linda Hudson, that is having the Canadian nationality, और इनका जो की वर्क है पोइटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म 1988 का, इन्होंने कौन सा की आइडिया कॉइन किया था, डैट इज़ हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन, मतलब फिक्शन रीराइट्स हिस्ट्री। हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन मीन्स फिक्शन रीराइट्स हिस्ट्री। ये है हसन, जो इजिप्टियन अमेरिकन थे, और इनकी बात अगर मैं करूँ, इनका वर्क की बात करूँ तो वो है डिसमेम्बरमेंट ऑफ ऑर्फिस 1971 का, जो फर्स्ट सिस्टमेटिक मैपिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्न फीचर इन लिटरेचर रही है। तो आई होप कि आपको ये टेबल याद रहेगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ आओ अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे हम पहले ये देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म में अंतर क्या है, क्योंकि ये एग्ज़ाम फेवरेट है। ठीक है, अब मेरा हाथ, एक मिनट। अब हम देख रहे हैं कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या अंतर है, क्योंकि ये एग्ज़ाम फेवरेट है हमारा, और एग्ज़ाम फेवरेट होने के साथ साथ अलग अलग फीचर्स के साथ हम देखना चाहेंगे कि इसमें क्या अंतर है। फीचर अगर मैं कहूँ एटीट्यूड टू फॉर्म की, तो मॉडर्निज्म में हम देख रहे थे कि डेलिबरेटली ब्रोकन टू फाइंड न्यू ऑर्डर, एक नया ऑर्डर ढूंढने की पूरी मकसद, पूरी कोशिश में रहे ये, है ना। बट पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हुआ कि जो टूटा हुआ है ना, ब्रोकन फॉर प्लेफुल अफेयर नॉन न्यू ऑर्डर सॉर्ट, कोई नई चीज़ नहीं देखी गई, उन्होंने कहा जो टूटा हुआ है उसी को सेलिब्रेट करते हैं, उसी से चीज़ देखते हैं। ठीक, जैसे मैंने बोला था कि हर चीज़ को एस्थेटिक देख रहे हैं, उनका कहना है कि उसको रीबिल्ड मत करो, है ना। ट्रुथ की अगर मैं बात करूँ तो सच्चाई ये है कि मॉडर्निज्म में डिफ़िकल्ट टू रीच बट एग्जिस्ट, और पोस्ट मॉडर्निज्म में डज नॉट एग्जिस्ट एज सिंगुलर, ऑल ट्रुथ्स आर कंस्ट्रक्टेड। इनका कहना है कि सारे ट्रुथ जो हैं वो कंस्ट्रक्टेड हैं, कोई एक सिंगुलर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सब हर किसी के अपने अपने सच हो सकते हैं। ऑथर की बात मैं कहूँ तो मॉडर्निज्म में ऑथर हाईली इम्पॉर्टेंट था, बट पोस्ट मॉडर्न में जैसे कि रोलैंड बार्थ्स ने कहा कि ऑथर जो है वो डेड हो जाता है, रीडर जो है वो मीनिंग बनाता है। इतनी बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें इन्होंने कहा था मॉडर्निज्म वालों ने कि रीड करो, है ना, फिर से पढ़ो और क्रिटिकली पढ़ो, समझे। बट इनका कहना था कि री रिटन प्लेफुली हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन की बात की। हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन अगर आप भूल गए हैं तो अभी आपको मैं याद दिला दूं कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी मैंने यहाँ बताया है हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन क्या है, फिक्शन रीराइट्स हिस्ट्री। आ गया समझ में। चलो, बीच बीच में जो आपकी आंखें खुलवानी पड़ती हैं, मैं आपको भी याद दिला दूँ, थोड़ा सा पानी वानी पी लो और लिखते रहो, लिखते रहो। जैसे लोग कहते हैं जागते रहो, वैसे मैं कह रही हूँ लिखते रहो। सब मत लिखो, जो बता रही हो कि हाँ ये तो जान ही लो, तो लिख ही लो यार, है ना। टेक्निक क्या है इसमें, हमने मॉडर्निज्म में देखी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्री वर्स देखा, वहीं पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने देखा मेटाफिक्शन, टेस्ट, इंटरटेक्चुअलिटी, मैजिक, रियलिज्म। इतनी बातें हमने देख ली और सबकी एक एक चीज़ के मतलब बता चुकी हूँ, तो परेशान होने की बात नहीं है। याद नहीं है, थोड़ी सी वीडियो में पीछे जाओगे तब एक यही वाली सारी कहानियाँ मैं सुना रही थी, तो सुन लो जाके, याद हो जाएगा। टोन इसमें सीरियस थी, एंग्जियस थी, लिस्ट थी, एलीट क्लास वाली थी, समझ रहे हो। बट यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म में इट्स प्लेफुल, आयरनिक, सेल्फ अवेयर और डेमोक्रेटिक की मेटाफर की यूज़ की बात मैं कहूँ तो मॉडर्निज्म में शैटर्ड मिरर मतलब ब्यूटी इन रूइंस, वहीं पे यहाँ पे हॉल ऑफ मिरर्स की बात की गई है, मतलब नो ओरिजिनल रिफ्लेक्शन। एक हॉल ऑफ मिरर है जहाँ हर चीज़ एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, तो कोई ऐसी, ये वो मेटाफर हैं जो यूज़ हुए हैं मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए। तो सपने में भी कोई पूछ ले आगे तो इसको याद रखना, ठीक।
शटर्ड मिरर मतलब टूटे हुए मिरर में भी आप ब्यूटी ढूंढ रहे हैं, बट हॉल ऑफ मिरर इज़ लाइक सब एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, कोई भी ओरिजिनल रिफ्लेक्शन नहीं है, जो इंटरटेक्चुअलिटी वाली चीज़ रही है जो हमने बात कही है। एग्जाम्पल टेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं इसका, मॉडर्निज्म का द वेस्टलैंड, देख रहे हो कितनी बार आ रहा है और मैं बार बार कह रही हूँ उसको पढ़ लो, अब नहीं पढ़ रहे तो आपकी गलती है। और पोस्ट मॉडर्निज्म में आपको देखने को मिलेगा मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक, इसमें आपको वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. इलियट देखने को मिले, इसमें आपको डेरिडा देखने को मिलेंगे, सलमान रुश्दी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे मिलेंगे जिनके बारे में अभी हमने बात की थी। ठीक, अब देखो इनकी टेक्निक क्या क्या थी, पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी टेक्निक, इनका रेफरेंस आप फटाफट ले लेते हैं, चाबी जैसे आपके हाथ में पकड़ा रहे हैं हम, है ना। नैरेटिव टेक्निक क्या थी, मेटाफिक्शन जो मैंने बताया था, टेक्स्ट एंड एक्नॉलेज इट्स फिक्शन, ठीक। अनरिलायबल नैरेटर मतलब नैरेटर्स ट्रूथ इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि इनका कहना था कि केवल एक सच नहीं होता है। नॉन लीनियर प्लॉट मतलब नो बिगनिंग मिडल एंड लॉजिक, कोई ऐसा नहीं है कि कहाँ बिगनिंग है कहाँ मिडल है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। मल्टीपल एंडिंग्स हो सकती हैं, रिफ्यूजर्स क्लोजर मतलब आप उसमें भी देख सकते हैं द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 एंडिंग दी गई हैं और कहा गया है राइटर से टू चूज, ठीक। फ्रेगमेंटेड नैरेटिव है मतलब नो यूनिफाइड स्टोरी लाइन। आ गया समझ में, आ गया समझ में, चलो अच्छी बात है। स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स की अगर मैं बात करूँ, पेस्टिस जो मैंने आपको बता दिया, मिक्सचर जेनर और स्टाइल्स विदाउट क्रिटिकल इंटेंट। ब्रिकॉलेज क्या है, असेंबलिंग टेक्स्ट फ्रॉम रेंडम कल्चरल पीसेस, असेंबलिंग टेक्स्ट फ्रॉम रेंडम कल्चरल पीसेस, रेंडम कल्चरल पीसेस से टेक्स्ट को असेंबल कर लेना इज कॉल्ड ब्रिकॉलेज। इसके साथ अगर ये बात आपको याद आ रही होगी, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, परसों भी मैंने आपको पढ़ाया था, वेस्टलैंड में जो अलग अलग चीज़ें हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उपनिषद से ली गई है। एक उपनिषद का जो नाम बताया था वो कमेंट डाउन कर दो, और जिनको पता है वो तो ज़रूर से बिना शर्म खाए कमेंट डाउन कर दो, जिससे जो बच्चे शर्म खा जाते हैं उनको पता लग सके हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक। और बहुत अच्छा होगा अगर आप इसी टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट डाउन करेंगे। इंटरटेक्चुअलिटी जिसमें हम बात कर रहे थे रेफरेंसेस विद इन रेफरेंसेस। पैरोडी जिसमें हम कह रहे थे कि इमिटेशन विद द आयरनिक डिस्टेंस। मैजिक रियलिज्म इज रियल प्लस मैजिकल प्रेजेंटेड इक्वली। मैजिक रियलिज्म। आइडियोलॉजिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है एंटी फाउंडेशनलिज्म, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि नो स्टेबल फिलोसफिकल बेस, कोई भी फिलोसफिकल बेस, स्टेबल फिलोसफिकल बेस नहीं है। और रिलेटिविज्म जिसमें बात हम कर रहे हैं नो एब्सोल्यूट मॉरल एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स। डिसेंटरिंग जो मैंने बोला कि मार्जिन्स ओवर द सेंट्रल, नो हियरार्की, कोई हियरार्की नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाइब्रिडिटी है, हाइब्रिडिटी कैसे है कि हम कल्चर्स को मिक्स कर दे रहे हैं, आइडेंटिटीज़ को मिक्स कर दे रहे हैं, जॉनरास को मिक्स कर दे रहे हैं। और हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन जिसको आप हेडशिंग भी बोल रहे हो, और इट इज़ वॉट इट इज़ कि फिक्शन रीराइट्स हिस्ट्री, हिस्ट्री को दोबारा इन अ फॉर्म ऑफ फिक्शन लिखना, हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन। पोस्ट मॉडर्न ड्रामा या थिएटर की मैं बात करूं तो इसमें हमको देखने को मिला है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेकेट्स का वेटिंग फॉर गॉडेट, और ये पढ़ने को भी कहा था। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो जो वो वाली लिस्ट थी जिसमें आप लिख रहे थे कि ये होमवर्क है, उसमें आप ये वेटिंग फॉर गॉडेट भी लिख लेना। नो मीनिंगफुल एक्शन, साइक्लिकल स्ट्रक्चर और एग्जिस्टेंशियल वॉइड हमें देखने को मिल रहा था थिएटर ऑफ एब्सर्ड में, जो कॉज एंड इफेक्ट ड्रामेटिक लॉजिक को डिस्टर्ब कर रहा था। इसमें आप हेरोल्ड पाइंटर का मिनस पॉजेस और पावर एंड साइलेंस भी देखने को मिलता है आपको, और टॉम स्पॉट्स का रोजेनक्रेट्स एंड गिल्डस्टन आर डेड मेटा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स और उनके वर्क जो बहुत ही पूछे ही जाते हैं वो ये हैं, जैसे सैमुअल बेकेट का जो आयरिश नेशनलिटी के थे, और इनका जो की टेक्स्ट है वेटिंग फॉर गॉडेट, अगेन द इम्पॉर्टेंट वन जो आपको याद रखना है। इसमें वो क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट मॉडर्निज्म टेक्निक इन्होंने यूज़ की है, इन्होंने एंटी नैरेटिव साइक्लिकल स्ट्रक्चर यूज़ किया है एब्सर्डिज्म, कि वही एक साइकिल रिपीट हो रही है बार बार और आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो कभी आनी नहीं है या जो कभी होनी नहीं है ना। जॉन बार्ट्स की मैं बात करूँ तो लॉस्ट इन द फन हाउस जो मेटाफिक्शन है, इनको जॉन बार्ट्स को रोलैंड बार्ट्स से मत मिलाना, ये अलग अलग हैं, और ये अमेरिकन नेशनैलिटी के हैं, और इसमें आपको देखने को मिलेगा मेटाफिक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है।
पाइंचिन मतलब जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, उसमें अमेरिकन नेशनलिटी के हमें जो राइटर मिल रहे हैं जिनका की टेक्स्ट है ग्रेविटीज रेनबो, उसमें आपको पेरोनिया, एंट्रोपी और फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। वहीं पे जॉन फाउल्स, जिनका मैंने आपको बताया था द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि उसमें 2 एंडिंग है, मतलब 2 एंडिंग रीडर के लिए कहा गया है कि आप चूज़ कर लो आपको जो भी अच्छी लग रही हो। मल्टीपल एंडिंग्स है, मेटाफिक्सन है और हिस्टोग्राफिक नेचर है। एंजेला कार्टर में हमें जो एक ब्रिटिश नेशनैलिटी रख रही हैं, उनका जो वर्क है नाइट एट द सर्कस, और अगर ये नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। इसमें मैजिक रियलिज्म और फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म और पैस्टिस देखने को मिला है। तो अगर ऐसे आपको सिलेक्ट करने को आ जाए कि इसमें से फेमिनिस्ट वाला पोस्ट मॉडर्निज्म वर्क कौन सा है, तो आपको लगाना है नाइट एट द सर्कस बाय एंजेला कार्टर। सलमान रश्दी की अगर मैं बात करूँ, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, इंतज़ार मत करना कि आपसे बार बार कहा जाएगा, और मुझे लगता है अभी तक आपने लिस्ट में लिख ही लिया होगा। इसमें मैजिक रियलिज्म, इंटरटेक्चुअलिटी, हिस्टोग्राफिक, मेटाफिक्शन सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इटालियो कैल्विनो का जो इटालियन नेशनलिटी के साथ हैं, इफ़ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर, जो सेल्फ रेफरेंशियल रीडर एज अ करेक्टर की बात हो रही है, और टॉम स्टॉपर्ड, जिनका मैंने आपको बताया ही, जो मेटा ड्रामा और इंटरटेक्चुअलिटी को की टेक्निक से अपने वर्क को इनहेंस कर रहे हैं। कर्ट विनेगट, जिनका स्लॉटर हाउस 5 1969 का वर्क, जिसमें नॉन लीनियर टाइम दिखाया गया है, मेटाफिक्शन और डार्क आयरनी है। डॉन लीलो, जो अमेरिकन नेशनलिटी के हैं, वो वाइट नॉइस, हाइपर रियलिटी, कंज्यूमर कल्चर और सैम्पल का दिखाया गया है। अब देखो, मोटी मोटी बात ये आ रही है कि ये सारी जितने टेक्निक हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये खास बात ये है कि ये सारी यही है जो ये 4 बताई हैं, ये ही है ना। और इन 4 के अलावा कुछ है नहीं। इसके अलावा जो है तो वो जो 8 वो जो बताए थे मैंने की आइडियाज़ पोस्ट मॉडर्न उसके, बस ये हर एज का आपको वो इसलिए दिया जा रहा है कंटेक्स्ट, इसलिए आपका बेस बनाया जा रहा है, इसलिए आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, जिससे आपके पास कहीं से भी कोई चीज़ मिल के उठ के आ जाए। अगर आपको आइडिया लग रहा है कि ये इस टाइम पीरियड का है, तो आप उसकी थीम जान पाएँ, आप उसकी बेसिक चीज़ें जान पाएँ कि अच्छा इसमें मेटाफिक्शन लग रहा होगा, अच्छा इसमें इंटरटेक्चुअलिटी लग रही होगी, अच्छा इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लग रही होगी, समझ रहे हो ऐसे करके। फेवरेट पेयर कौन सा है यूजीसी का, वो है कि मिडनाइट चिल्ड्रंस, जो 1981 का है, रुशिदी का। उन्होंने बुकर प्राइज़ जीता था और बुकर ऑफ द बुकर प्राइज़ भी जीता था, ठीक। इट यूजेस मैजिक रियलिज्म, हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन टू नरेट इंडियन इंडिपेंडेंस थ्रू सलीम सिन्हाई, born at midnight of August 15, 1947। परफेक्ट पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट है यूजीसी के लिए, और ये बहुत आता है, ठीक है। अब जानते हैं हम कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिल जाती है, ठीक। ये डायरेक्ट यूजीसी के पीवाईक्यू सोर्स से ली गई है, एड ऑन की गई है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात कर रही थी ऐसी चीज़ की वो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलती है। तो मैं अगर बात करूँ ये हसन्स की, तो इन्होंने पब्लिश की थी एक बहुत ही अच्छी फेमस आप कह सकते हैं कंपैरिजन टेबल तो नहीं, मतलब ऐसा इन्होंने बताया था, जो इन्होंने मॉडर्निज्म से कंपेयर किया था। कैसे? मॉडर्निज्म में जो हमको फॉर्म देखने को मिल रही थी कंजक्टिव और क्लोज, वहीं पोस्ट मॉडर्निज्म में जो हसन का पॉइंट ऑफ व्यू था, उसमें हमें देखने को मिली एंटी फॉर्म मतलब डिसजंक्टिव और ओपन। इसमें हम फोकस करते थे पर्पस पे, बट इसमें हमारा प्ले टाइप रहा है, प्लेफुलनेस रही है। इसमें हम डिज़ाइन पे फोकस करते थे और वहीं हमको चांस देखने को मिला है। यहाँ पोस्ट मॉडर्निज्म में जैसे कि हमने देखा कोई हियरार्की सिस्टम नहीं था, एनार्ची था, और इसमें हियरार्की है। वहीं इसमें मास्टर कोस्ट है, तो इसमें आइडिलेक्ट है, मतलब पर्सनल कोड पे हम फोकस कर रहे हैं। और मॉडर्निज्म में जैसे हम सिम्टम पे फोकस कर रहे थे, बट हम यहाँ पोस्ट मॉडर्निज्म में डिज़ायर पे फोकस कर रहे हैं। जेनेटल या फेलिक जो चीज़ें मॉडर्निज्म में देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पे पॉलीमॉर्फस और एंड्रोगाइनस है। एंड्रोगाइनस का मतलब क्या है? मेल फीमेल दोनों, आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखने को मिल रही थी। पैरानोया जो मॉडर्निज्म में, जो कल मैं आपको मॉडर्निज्म के जितने मैंने आपको कीवर्ड्स पढ़ाए, सारी चीज़ें पढ़ाई, उसमें मैंने आपको सारे ये की पॉइंट समझाए थे, वैसे ही पोस्ट मॉडर्निज्म में आपको देखने को मिल रहा है। टिल्यूज और गुआट्टारी के बाद साइक्योफ्रेनिया, है ना। चलिए,
इसमें मेटाफर जो हम यूज़ कर रहे थे वहीं हम मेटानॉमी पे आ गए, वहीं सिलेक्शन की बजाय हम कॉम्बिनेशन यूज़ करने लगे। बट यूजीसी में क्या आता है, यूजीसी में ये आया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ए एफ हसन विच फीचर कैरेक्टराइजेस पोस्ट मॉडर्निज्म वर्सेस मॉडर्निज्म। तो इसमें आपको आंसर करना होता है, तो आप इस टेबल से आंसर कर सकते हैं। ये टेबल आपके लिए थी, और इसी के साथ पोस्ट मॉडर्निज्म का एक माइंड मैप फ्लो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसकी थियोरेटिकल रूट्स हमें आई हैं नेस्टेस से, जहाँ पे हम बात कर रहे थे गॉड इज डेड नो एब्सोल्यूट ट्रूथ। वहीं से आते आते जो सेसोर का आ गया था कि लैंग्वेज एक आर्बिट्री साइन से बनी हुई है। उसके साथ में हमने डेरिडा की डीकंस्ट्रक्शन डिफरेंस थ्योरी देखी, और वहीं फुकॉल्ट की पावर नॉलेज डिस्कोर्स देख के लियोटार्ड का नो मेटा नैरेटिव्स पे हम आगे रुक गए। ये जो ग्रैंड नैरेटिव्स हम देख रहे थे मेजर की फिगर्स का, जैसे हम मार्क्सिज्म की बात कर रहे थे, वो सारी बातें कर रहे थे, इन सारी बातों को फेल करते हुए लियोटार्ड का नो मेटा नैरेटिव्स जीत गया। इतनी बात जान लो, है ना। बाकी जो ये वाली सब चीज़ें हैं जो हमारी दूसरी साइकिल हो रही है, मतलब डे 11 से 20 तक, उसके बीच में हम ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। स्ट्रक्चरलिज्म हो गया या फिर डीकंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे। कि आप सोच रहे होगे इंटरकनेक्टिविटी क्या है, तो वही इंटरकनेक्टिविटी जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको फाउंडेशन सीरीज़ का लास्ट लेक्चर देखना है। लास्ट लेक्चर भी नहीं, अगर मैं कहूँ तो अगर आप पे थोड़ा सा भी टाइम है, अगर आप बिल्कुल लास्ट में नहीं देख रहे हो ये चीज़, तो मैं तो आपसे कहूँगी आप फाउंडेशन सीरीज़ पूरी स्टार्टिंग से देख लो। पेपर 1 और पेपर 2 का बेस बिल्कुल तैयार कर लो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नेट छोड़ो, JRF आपका, ठीक। टेक्सचुअल टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम देख रहे थे कि मेटाफिक्शन है, इंटरटेक्चुअलिटी है, पेस्टिस है, हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन है, और ये सारी चीज़ें मिला के क्या बना रही हैं, पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट बना रही हैं। इसी के साथ यही सारी डोज थी, यही सारी गोलियां थी जो आपको जानने की ज़रूरत थी, तो इट्स द डोज यू नीड। और अगर मैं कहूँ कि पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ PYQs कर लिए जाएं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने जो पढ़ाया है मुझे मालूम है आपको आता है। इन केस अगर आपको अभी देख के लग रहा है कि क्या है तो आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो। जैसे आपको लियोटार्ड दिख गए, ठीक, आपको लियोटार्ड दिख गए, आप कीवर्ड पहचानना सीखो। आपको सब नहीं जानने की ज़रूरत है, आपको कीवर्ड पहचानने की ज़रूरत है। लियोटार्ड दिख गए, पहली बात लियोटार्ड दिख गए तो आपको क्या याद में आना चाहिए, क्या याद में आना चाहिए, जल्दी सोचो। उनका जो है इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव इन विच वर्क, कौन से वर्क में, जल्दी। अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी लगाओगे तब भी आपको पता लग जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप अभी तक कथा की तरह नहीं एक लेक्चर दिमाग लगा के दिमाग खोल के पढ़ रहे थे, तो इसका आंसर आता है। और आपको करना क्या है, जैसे कि हम यही रूल चलाते हुए आए हैं कि आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट डाउन करने हैं, ठीक है। और मैं चेक करूँगी, मैं देखूँगी, और ये भी बताना है कि आप कितने दिन, 10 में से कितने दिन कंसिस्टेंट रहे हो। हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन किसने कॉइन किया था, क्या मतलब होता है ये नहीं पूछ रहे, किसने कॉइन किया था ये बताना है, बताओ। अकॉर्डिंग टू वॉडरेलार्ड हाइपर रियलिटी रिफर्स टू, हाइपर रियलिटी क्या है, ABCD बताओ। ऐसे P2, जैसे मैंने बताया है आपको फॉर्मेट, P2 और क्वेश्चन नंबर और ABCD ऑप्शन, ऐसे करके आंसर दे दिया करो। क्योंकि मैं अभी कुछ बच्चों की ख्वाहिश रहती है कि मैम पेपर 1 तो हमें बहुत आता है, तो मैं आपको पेपर 1 के भी लास्ट में क्वेश्चंस दिखा देती हूँ और कहती हूँ कि इसको अटेम्प्ट किया करो, जिससे आपको पता लग सके कि आपको कितना आता है या कितना नहीं आता। इन केस आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको पेपर 1 का भी वो लेक्चर देखना है। आ गया समझ में, चलो पेपर आ गया। चौथा क्वेश्चन, ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, इससे भी बड़े आते हैं जो हम कराएंगे, बट पहले ये करो। फ्रेडरिक जेम्सन डिस्टिंग्विश्ड पोस्ट मॉडर्निज्म फ्रॉम मॉडर्निज्म यूजिंग द टर्म पैरोडी एंड पेस्टिस। देख रहे हो, इसको इतना बढ़ाया है, बट यहाँ मेन आपने कीवर्ड क्या पकड़ा, पैरोडी एंड पेस्टिस। अब मुझे ये बता दो कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस पोस्ट मॉडर्न पेस्टिस। इन दो में इसकी बात पूछी और ये आपको कितने अच्छे से बताई है, समझ रहे हो, बताओ। ऐसे कीवर्ड्स पकड़ने हैं आपको, कीवर्ड्स पकड़ना आ गया तो समझो आधी नैया पार है आपके। थोड़ा सा और हाथ पकड़ के हम आपको चीज़ें सिखा देंगे तो आ जाएंगे।
Tom Stoppard's Rosencrantz and Guildenstern Are Dead is a postmodern play primarily because it. क्या वो शेक्सपियर की कॉमेडी को रीराइट कर रहा है? क्या वो इंटरटेक्चुअलिटी मेटाड्रामा को यूज़ कर रहा है रिफेमिंग हैमलेट्स माइनर करेक्टर्स, या एरिस्टोटलियन यूनिटीज़ को फॉलो कर रहा है स्ट्रिक्टली, या फिर मैजिक रियलिज्म को ड्रामा में इंट्रोड्यूस कर रहा है? बताओ। वहीं डेट ऑफ द ऑथर की बात करूँ तो ये तो इतनी बार मैंने बोला है, रोलैंड बार्थ, मैंने ही आपको आंसर बता दिया। 7th क्वेश्चन की बात करूँ, मिडनाइट चिल्ड्रन, जो मैंने कहा है पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें बताओ ये कौन सा है? पोस्ट कॉलोनियल रियलिज्म है, या पोस्ट मॉडर्निस्ट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, या हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन मैजिक रियलिज्म है, या विक्टोरियन सोशल नॉवल है? देख रहे हो आप, जो नोट्स भी हैं वो भी सारे आपके ऐसे थियोरेटिकल नहीं है, मेन फोकस्ड पीवाई की फोकस्ड नोट्स हैं विद कीवर्ड्स। और मैं इतना बार बार एम्फेसिस इसलिए डालती हूँ जिससे आपको समझ आ सके कि जो कंटेंट क्वालिटी आपको दी जा रही है वो एक तो फ्री में है, ऊपर से आप यकीन मानिए, आप दिल लगा के इसको पढ़ लीजिए, आपका भला हो जाना है। समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू एब हसन, विच पेयर करेक्टली मैप्स मॉडर्निज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म? बताओ। ये अभी टेबल पढ़ाई थी मैंने, बताओ कौन सा ज़्यादा सही है? कभी कभी उल्टा भी पूछ लेते हैं, ये याद रखना। विच फीचर इज कॉमन टू बोथ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म? Angela Carter's use of fairy tales and folklore in The Bloody Chamber is best described as. बताओ। अगर आपने ब्लडी चैम्बर नहीं भी पढ़ी है तब भी एक बार आप गेस मार के देखो, है ना? गेस मार के देखो। एंजेला कार्टर का जो मैंने आपको कीवर्ड पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्या थीम बताई थी? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं तो पेपर 1 का भी दिखा देती हूँ। बट पेपर 1 का देखने से पहले ये देख लो एक फटाफट से रिवीजन। लियोटार्ड हमने देखे थे, जिसमें इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव हमें देखने को मिला था कि कोई ग्रैंड स्टोरी सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई थी। एक बार आप वीडियो पॉज करो और देखो, पढ़ो, आपको सब समझ आ जाएगा कि यही मैंने पढ़ाया है। की टेक्स्ट जो मैंने आपको पढ़ने को कहे हैं, चाहे वेटिंग फॉर गॉडेट हो, चाहे मिडनाइट चिल्ड्रन हो, चाहे फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट वुमेन हो, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, नो मैटर वॉट। रिसर्च एप्टीट्यूड में ये मैंने हाई ROI टॉपिक, ऐसे टॉपिक यूज़ आपको समझाए हैं। एक कंप्लीट वन शॉट दिया है जिसमें सारे मेन गोल्डन टॉपिक डिस्कस किए हैं, चाहे वो पॉजिटिविज्म हो, चाहे पोस्ट पॉजिटिविज्म हो। और अगर आप पेपर 1 को हल्के में ले रहे हैं तो मत लीजिए। ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ये बेस्ट यूनिट है, वास्ट यूनिट है, जो आपको कवर करनी ही करनी है। और इसको बहुत तसल्ली से चीज़ें को समझाते हुए समझाया गया है। समझ रहे हो? ये देखो, जो आपको बहुत हल्के में लगता है ना कि ये तो बार ग्राफ ही तो है, ये तो हिस्टोग्राम ही है। बार ग्राफ में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या सेपरेट होते हैं, क्या अगर वो सेपरेट नहीं होंगे, अगर वो मिले हुए होंगे तो कौन सा ग्राफ बन जाता है, कहाँ पे मीन मीडियन मोड ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं। ये देख रहे हो? अगर ये सब आपका बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं है तो आप रेस में पीछे मत रहिए, आप पेपर 1 भी पढ़िए। और ये देखिए सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं और आपको इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और अगर आप इनके आंसर नहीं देख पा रहे हैं तो चुपचाप से कॉपी पेन उठा के इस वाले लेक्चर पे चले जाना और ये देख लेना। ठीक, पेपर 1 का देख लो। ये इसके आपको आंसर कैसे करने हैं, P1 क्वेश्चन 1 और ऐसे ABCD जो भी। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इतनी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां। इफ़ यू वांट कि मैं इसको भी आपको डिटेल में समझाऊँ तो सॉरी, इस वीडियो में तो आपको पेपर 1 डिस्कस नहीं करूँगी मैं। आपको बस क्वेश्चन दिए हैं ये आपको टेस्ट करने के लिए कि आप ये जान पाएँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसके आंसर अगर आपको आते हैं वेल एंड गुड,
आप सही हो। अगर नहीं आते हैं एक भी, मतलब अगर 10 में से आपके 8 से भी कम नंबर आ रहे हैं तो चुपचाप देख लेना जाके, ठीक। चलो, इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और कल से हम अपनी नई साइकिल शुरू करने वाले हैं। और एक जो कंबाइंड एग्ज़ाम फोकस इनसाइडर स्ट्रेटजी है जो मेरा देने का मन है वो ये है कि जो हॉट टॉपिक्स हैं वो ये हैं जो आपको नहीं भूलने हैं, जो नहीं भूलने हैं। जहाँ पे ट्रैप आता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म को आप पोस्ट कोलोनियलिज्म से मिला देते हो, वो ओवरलैप नहीं, मतलब वो आपको एक बराबर नहीं मानने हैं, वो अलग अलग हैं। वो ओवरलैप करते हैं, बात अलग है, बट वो हैं अलग अलग। पोस्ट कोलोनियलिज्म में फोकस करता है स्पेशली ऑन कॉलोनियल इम्पीरियल पावर, वहीं पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ ब्रॉडर कल्चरल एंड फिलोसफिकल आ गया। और जो ट्रैप हैं वो सारे स्ट्रेटजी है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर ली हूँ, पैटर्न। और यही था हमारा मास्टर सीरीज़ का डे 10 जो आज कंप्लीट होता है। इसके साथ आपको बोनस लेक्चर एक कल मिलेगा। कल मिलने का मतलब है कि कल मे बी शाम तक ही मिले, बट हाँ वो ऐसा लेक्चर होगा जिसमें हम डे 1 से डे 10 तक सारी चीज़ें कवर अप कर चुके होंगे। कवर अप करने का मतलब है एक क्विक रिवीजन कर चुके होंगे कि हमने डे 1 से लेकर डे 10 तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। उसका कंटेंट तैयार है, सारी चीज़ें तैयार हैं, बस बात यह है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जैसे ही टाइम मिलता है मैं रिकॉर्ड करके आपके सामने वो लेके आऊँगी। इन केस इफ़ यू वांट कि आई विल टेक दैट लेक्चर लाइव, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप सही समय पे कमेंट डाउन कर पाएंगे क्योंकि आप यही लेक्चर देर में देख रहे होंगे, तो मुझे लगता है वो लेक्चर मैं रिकॉर्डेड ही डाल दूँगी, है ना। बाकी मेरे को बताना डे 10 तक आप कितने दिन कंसिस्टेंट रहे हैं और कितने दिन आपने कवर अप किया है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए जोश के साथ और नई नई चीज़ों के साथ, जिससे हम इस एग्ज़ाम में तोड़ फोड़ मचा दें, क्योंकि हम वो स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ चीज़ें पढ़ रहे हैं जिससे चीज़ें बनती हैं, ठीक। ओके, अभी तक कंसिस्टेंट नहीं हो जाओ। 10 दिन हो निकल गए हैं, सोचो अप्रैल शुरू हो रहा है, क्या कर रहे हो। 40 दिन का जो टारगेट है वो और दिन कायदे से रह लो, फिर तो मज़े ही मज़े हैं। इस साल जितनी वैकेंसीज़ आ रही हैं इसके बाद देखने को नहीं मिलेंगी, तो इन वैकेंसीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आपको नेट निकालना पड़ेगा। नेट निकालना है तो ये 10 दिन और 40 दिन रगड़ लो, मेहनत सफल हो जाएगी, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मुझे लगता है आप इतनी बात समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा ज्ञान की आपको ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप ज्ञानी हैं। और इसी के साथ एक बात और कि अभी तक चैनल पे अगर नए थे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यही बात कहना भूल जाती हूँ। मेरे से लोग कहते हैं तुम अपने बच्चों को बताती क्यों नहीं होगी, सब्सक्राइब करो। अपने बच्चों को बताती क्यों नहीं हो कि वो शेयर करें अपने दोस्तों में। मुझे लगता है कि इतना समझदार वो खुद हैं कि वो कर देंगे हेल्प एक दूसरे की, बट इन केस यू फॉरगॉट यू हैव टू डू, ओके। क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि मेरा भला ज़्यादा होगा, इट्स लाइक कि उनका भला ज़्यादा होगा, ठीक है। उनका भला कर दो क्योंकि भला करने से ही भला होता है, ओके। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।